आज न्यूक्लियर पावर बन रहा है ईरान, तो वही दिक्कत अमेरिका को है। 400 से भी ज़्यादा अटेम्प्ट अमेरिका की तरफ से ईरान में हुए हैं रिजीम चेंज का। ये कोई पहला अटेम्प्ट नहीं है। 473 के आसपास अटेम्प्ट हुए हैं और 2009 में इससे बड़ा अटेम्प्ट हुआ था जब वेलवेट रिवॉल्यूशन के नाम पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया। ईरान ने वो ताकत दिखाई कि पूरी दुनिया में एक वाहिद मुल्क जो है वो इजराइल को और अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। अमेरिका की बर्बादी के लिए डोनाल्ड ट्रंप ही काफ़ी है, उसको मज़ीद किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक नफसियाती मरीज़ है जिसको ये ओहदा मिला है। हिंदुस्तान आज यूएस के खिलाफ है, हिंदुस्तान ईरान के साथ खड़ा है, ईरान हिंदुस्तान के साथ खड़ा है और पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा है। तरफ अमेरिका है जिसके साथ अगर हाथ मिलाएं, इसराइल को तस्लीम करें तो ये सैंक्शंस ख़त्म होने में 24 घंटे भी नहीं लगेंगे। लेकिन एक तरफ ये है कि फ़लस्तीन के साथ खड़ा होने की जो सज़ा ईरान भुगत रहा है 35 साल से, कि फ़लस्तीन को जो है वो सपोर्ट करने पर इजराइल को कबूल न करने का जो जुर्म है वो ये है कि आपके ऊपर सैंक्शन है पिछले 30-35 साल से। अमेरिका ने मुसलमानों को बदनाम करने के लिए और इस्लामोफोबिया को बढ़ाने के लिए आईएसआई को क्रिएट किया, क्योंकि उनको तेल की जरूरत थी। जिस जिस मुल्क में से तेल बनता है, वेनेजुएला में आपने देखा किसकी लड़ाई है। ट्रंप ने ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट भी दे दिया कि भाई वहां तेल नंबर 1 पे है, वेनेजुएला तेल में, ईरान नंबर 3 पे है। क्या दुनिया थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जा रही है? क्योंकि जिस तरह से ट्रंप ने नए साल पे ये बोला था कि पूरे वर्ल्ड के लिए शांति का मैसेज लेके आएंगे, लेकिन हुआ ऐसा कि नए साल पे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार करके अमेरिका पहुंचाया जाता है। उसके बाद ईरान में जो अनरेस्ट चल रहा है, जो पिछले दिसंबर से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अब वेनेजुएला के बाद अमेरिका चाहता है कि वो ईरान की रिजीम चेंज करने में उनकी हेल्प करें और इनडायरेक्टली ईरान को वहाँ से रन करें। और नेतन्याहू जो इजराइल है वो बार बार ईरान को टारगेट कर रहा है। अभी ईरान इजराइल और अमेरिका के टारगेट पे है, लेकिन रशिया और चाइना की सपोर्ट ईरान को है। क्या अमेरिका और इजराइल अगर ईरान पे वॉर करते हैं, ईरान पे हमला करते हैं, क्या यह थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है? क्या हमें परेशान होने की ज़रूरत है या नहीं? मेरे साथ सलमान निज़ामी सीनियर नेता है और सजाद करगिली सीनियर नेता है। इस सब पे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह देखते हैं आपकी ट्रंप और इजराइल जो बार बार ईरान को कर रहे हैं टारगेट? क्या आपको लगता है कि अगर ईरान पे हमला हुआ ये थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ हमें लेके जाएगा? और ट्रंप का बार बार इंडिया पे बोलना, किस तरह देखते हैं इन चीज़ों को आप? देखिए, मैं जियो पॉलिटिक्स को बहुत करीबी से फॉलो करता हूं और ये अमेरिका हर एक मुल्क जो उनको चैलेंज कर रहा है, चाहे उसमें हिंदुस्तान हो, चाहे उसमें चाइना हो, चाहे उसमें रशिया हो, चाहे इसमें ईरान हो, तो अमेरिका को वो हजम नहीं हो रहा है कि बाकी मुल्क जो हैं आगे किस तरीके से तरक्की कर रहे हैं। और जिस तरीके से इजराइल ने जुल्म किया फलस्तीन के उन निहत्ते बेकसूर लोगों पे, तो मुझे लगा कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक वाहिद मुल्क, कुछ दिन पहले मैंने स्टेटमेंट दिया था कि ईरान ने वो ताकत दिखाई कि पूरी दुनिया में एक वाहिद मुल्क जो है वो इजराइल को और अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। और जिस तरीके से वहां निहत्ते लोगों का कत्ल किया गया, स्ट्राइक्स की गई, उनको भूखा रखा गया। हमने कई वीडियोस देखे फलस्तीन में, वो बच्चे जो हैं वो 7-7 दिन पानी और खाने के बगैर रहे। और जो सीजफायर हुआ वो उस वक्त हुआ जब ईरान ने इजराइल पे हमला किया। तो आज जो खमनाई साहब हैं, इस वक्त अमेरिका ईरान के खिलाफ इसलिए है क्योंकि ईरान ने पूरी दुनिया को समेट लिया फलस्तीन की सपोर्ट में। यूएन में 142 मुल्क ने सपोर्ट किया फलस्तीन को, उसमें हिंदुस्तान भी आता है। और जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका मिलके फलस्तीन के लोगों पे जुल्म कर रहे थे वो, और आज जो कुछ लोग जो अमेरिकन बैक्ड हों या इजराइल बैक्ड हों, जो आज अनरेस्ट ईरान में हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि ईरान ने जो ताकत दिखाई, जो जुर्रत दिखाई। मैंने एक वीडियो भी रिलीज किया था कि मैंने पूरे हिंदुस्तान में कुछ ही लीडरों को देखा जो फलस्तीन की एम्बेसी तक पहुंचे। मैं 3-4 बार वहां गया, जो मुझ तक हो पाया मैंने उनकी मदद भी की। लेकिन हिंदुस्तान में भी लीडर जो हैं खामोश रहे, और दुनिया में भी सुन्नी मेजॉरिटी में हम हैं और सुन्नी लीडर भी सामने नहीं आए। बहुत लोगों ने पर्दे के पीछे
इजराइल को सपोर्ट किया, पैसा भर भर के जो है अमेरिका को दिया, लेकिन जुर्रत खमनाई साहब ने दिखाई, जो आज भी खड़े हैं। उनका रिसेंट स्टेटमेंट भी आया कि मैं झुकूंगा नहीं, चाहे अमेरिका हो चाहे इजराइल हो। तो इसीलिए अमेरिका और इजराइल मिलके वहां आज ईरान को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। हमने बार बार अपील भी की, ये ताकतें जो है, ये जो वहां अनरेस्ट कर रही हैं, जो वहां जो डिस्टर्बेंस कर रही हैं, ये अमेरिका और ईरान के खिलाफ जो कई सालों से एक जंग छेड़ी गई है, तो वो ताकतें जो हैं वो ईरान को कमजोर करना चाहती हैं। तो इसीलिए सजाद करगिली साहब हैं, ये करगिल से ताल्लुक रखते हैं, बहुत बड़े लीडर भी हैं, वहां के इलेक्शन कंटेस्ट किया। मैं जम्मू कश्मीर से हूं, मैं सुन्नी हूं, तो इस वक्त सुन्नी और शिया का मामला नहीं है। अगर आप देखें फलस्तीन में मेजॉरिटी में सुन्नी लोग रहते हैं, तो लेकिन सपोर्ट में शिया गए, सपोर्ट में शिया खड़े हुए, क्योंकि ये हमारी कौम का मामला है। जो अमेरिका कई सालों से कोशिश करता आ रहा है, आईएसआईएस भी क्रिएट इसीलिए हुई, और हर दुनिया के मुसलमान ने कहा कि हमारा आईएसआईएस के साथ कोई ताल्लुक नहीं, हमारा टेररिज्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये अमेरिका ने मुसलमानों को बदनाम करने के लिए और इस्लामोफोबिया को बढ़ाने के लिए आईएसआई को क्रिएट किया, क्योंकि उनको तेल की जरूरत थी। जिस मुल्क में से तेल बनता है, वेनेजुएला में आपने देखा किसकी लड़ाई है, ट्रंप ने ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट भी दे दिया कि भाई वहां तेल नंबर 1 पे है, वेनेजुएला तेल में, ईरान नंबर 3 पे है, और आज न्यूक्लियर पावर बन रहा है ईरान। तो वही दिक्कत अमेरिका को है, ये चाहते ही नहीं है। और उसमें हैरानगी की एक बात है कि अगर हिंदुस्तान आज यूएस के खिलाफ है, हिंदुस्तान ईरान के साथ खड़ा है, ईरान हिंदुस्तान के साथ खड़ा है, और पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा है, जो एक मुस्लिम मुल्क, सो कॉल्ड मुस्लिम मुल्क है, तो हमें हिंदुस्तान की हुकूमत को भी शाबाशी देनी चाहिए कि आज वो ईरान के साथ है। और लोगों को भी समझना चाहिए कि इस वक्त जो खमनाई साहब हैं, वो जिस तरीके से इस वक्त अमेरिका को जवाब दे रहे हैं, तो हम सब उनके साथ हैं। जी, जिस तरह हमने कहा कि जो ट्रंप बार बार अमेरिका जो बार बार हिंदुस्तान को बिट कर रहा है टारगेट, और बड़े बड़े बुलंद वादे कर रहा है कि मैंने जंग रोकी, और वो खुद ही 2 कंट्रीज़ को, पहले वेनेजुएला उसके बाद ईरान को रिजीम चेंज करने में मदद कर रहा है। और कल उन्होंने ये भी ट्वीट किया, कहा कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो नाम लिख के रखें, किसने आप पे जुल्म किया, किसने तशद्दुद किया, किसने आपको अब्यूज़ किया, हम आ रहे हैं और उनका बदला लेंगे। इसका मतलब ये हुआ वो चाहते हैं वेनेजुएला के बाद ईरान पे कंट्रोल करना। क्या आपको लगता है कि इजराइल और अमेरिका कामयाब हो सकता है? पहली चीज़ तो हमें देखना पड़ेगा कि 1979 में ईरान में एक इनकलाब आता है, और उस इनकलाब के बानी आयतुल्ला रूहुल्लाह मौसवी ख़ुमैनी साहब थे। ख़ुमैनी साहब जब इनकलाब लाए तो उस समय दुनिया 2 हिस्सों में बटी थी, एक रूस के साथ दुनिया का आधा हिस्सा, और आधा हिस्सा जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा था। उस ज़माने में आयतुल्ला ख़ुमैनी ने ये स्लोगन लगाया, ला शर्क़िया ला ग़रबिया, कि हमें ना ईस्ट चाहिए ना वेस्ट चाहिए, हमें अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि हम जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं उसमें इतनी वुसअत है कि हम अपना एक सिस्टम, अपना एक निज़ाम दे सकते हैं। तो उस सिस्टम के मुताबिक एक रिवोल्यूशन कामयाब हुआ, उसके बाद रेफरेंडम हुआ, लोगों ने 90 से ज़्यादा प्रतिशत लोगों ने जो है वो इस्लामी सिस्टम को वेलकम किया, और उसके बाद से लेकर सिस्टम जो है वहाँ चलता रहा। 400 से भी ज़्यादा अटैम्प्ट अमेरिका की तरफ से ईरान में हुए हैं रिजीम चेंज का, ये कोई पहला अटैम्प्ट नहीं है। 473 के आसपास अटैम्प्ट हुए हैं, और 2009 में इससे बड़ा अटैम्प्ट हुआ था, जब वेलवेट रिवोल्यूशन के नाम पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया। अच्छा, जहाँ तक प्रोटेस्ट का ताल्लुक है, आपको मालूम है ईरान 35 साल से सैंक्शंस में लगा हुआ है, इकनॉमिकल सैंक्शंस हैं, और वहाँ जो करेंसी है उसकी वैल्यू जो है वो बहुत गिरती जा रही है। लोग एक बहुत बड़ी चैलेंज के साथ है कि एक तरफ अमेरिका है जिसके साथ अगर हाथ मिलाएं, इसराइल को तस्लीम करें, तो ये सैंक्शंस ख़त्म होने में 24 घंटे भी नहीं लगेंगे। लेकिन एक तरफ ये है कि फ़लस्तीन के साथ खड़ा होने की जो सज़ा ईरान भुगत रहा है 35 साल से, कि फ़लस्तीन को जो है वो सपोर्ट करने पर इज़राइल को कबूल न करने का जो जुर्म है वो ये है कि आपके ऊपर सैंक्शन है पिछले 30-35 साल से, और उसी वजह से ईरान को ये सारा खुमियाजा भुगत रहा है, जिसमें से सोसाइटी का एक सेक्शन जो महंगाई से परेशान है वो प्रोटेस्ट करते हैं। और प्रोटेस्ट जो है किसी भी मुल्क में
महंगाई के ख़िलाफ़, ये उनका हक़ है। और ईरान की गवर्नमेंट ने शुरू ही से ये स्टेटमेंट दिए हैं कि हमें जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज़ भी करना पड़ेगा, उनकी मांगों को सुनना पड़ेगा और उसे हल भी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सिर्फ प्रोटेस्टर्स का मामला नहीं है, प्रोटेस्टर्स और राइटर्स में फ़र्क है कि लोगों की इमलाक को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, मसाजिद को आग लगा रहे हैं, कुरान जला रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि इनका जो लेना देना महंगाई से नहीं है, बल्कि ये अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। और आपने माइक पोम्पियो का ये स्टेटमेंट भी सुना होगा, जिन्होंने कहा कि मैं ईरान के उन प्रोटेस्टर्स को नया साल मुबारकबादी देता हूं और साथ में मूसाद के उन एजेंटों को जो इस वक्त तेहरान में हैं। तो उससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिका और इजराइल खुलकर इन एहतजाजात की हिमायत कर रहे हैं और उसके साथ साथ उनके अपने जो जासूस हैं या एजेंट्स हैं वो इसमें राइट्स कर रहे हैं। तो ईरानी हुकूमत ने पहली बार, एक तो हुकूमत की हिमायत में लाखों का समंदर जो है ईरान की सड़कों पे पूरे मुल्क में देखा गया, उसके साथ साथ एक बार फिर ये जो शोरिश, ये जो दहशतगर्द तबका था, इसको खामोश कर दिया। और ईरानी लोग भी सड़कों पे आके यही कहने लगे कि हम नाराज़ हैं, हम बहुत सारी चीज़ों में हम एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हमारे एहतजाज का ये माना नहीं है कि हम अपने मुल्क की हुकूमत गिराना चाहते हैं या रहबर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी साहब के ख़िलाफ़ हो रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो नैरेटिव है ये ईरान ने फेल कर दिया है। और आपको मालूम है कि ईरान वो मुल्क है, जब इज़राइल को कहा जाता था कि ये वो कंट्री है जो नाकाबिल तस्खीर है, यानी इसको कोई टच भी नहीं कर सकता, लेकिन हमने देखा 2025 में ईरान ने 12 दिनों की जंगों में इज़राइल के ऊपर इस तरह ताबकतोड़ हमले किए कि इज़राइल को अमेरिका के पास जाके सीज़फायर की मांग करनी पड़ी और फिर ट्रम्प ने ख़ुद ऐलान किया कि अब सीज़फायर हम करने जा रहे हैं। तो इस दौरान में भी ईरान में एक बार फिर इज़राइल और अमेरिका ने बहुत बदतरीन और ज़िल्लत आमेज़ उनको शिकस्त मिली है। और ये शिकस्त जो है हमेशा से अमेरिका खाता रहा है। और जैसे कि आयतुल्लाह ख़ुमैनी मरहूम ने फरमाया था कि ईरानी कौम जो है एक बार नहीं और हर मरतबा जितनी भी इस्तेमारी और साम्राज्य ताकतें हैं उनको जलील और रुसवा करती रहेंगी और आइंदा भी होता रहेगा। दुनिया को ये समझना चाहिए कि ईरान जो है वेनेजुला नहीं है, ईरान जो है क्यूबा नहीं है, ईरान के अंदर जो है इस वक्त सिपाही पासदारान, बसीज, ये पूरी मलेशिया है, हिजबुल्लाह सपोर्ट में है। तो ईरान में फुटप्रिंट्स को मजबूत करना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है। और रही बात कत्ल की, सैंक्शंस की, जब 12 दिनों की जंग हुई थी पिछले साल, हमने देखा कि ईरान की टॉप जो मिलिट्री लीडरशिप है उस सबको एसेसिनेट किया था एक ही रात में। लेकिन उसके बावजूद भी न सिर्फ उन्होंने रिप्लेसमेंट किया विद इन 24 आवर्स, बल्कि इजराइल के ऊपर भी उन्होंने मिसाइल दागे। तो उससे इस बात का अंदाज़ा किया जाना चाहिए कि ईरान कोई आम ताकत नहीं है। ईरान अपने अज़ाइम के साथ, अपने आइडियोलॉजी को, अपनी हुकूमत को, अपने निज़ाम को डिफेंड करने में पेश है। और दुनिया ये जो आंखें बंद किए हुए है कि एक 50,000 का कातिल को, वार क्रिमिनल को जो है उसके ऊपर बात भी करने को तैयार नहीं है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट फेल हो चुका है, नाकारा हो चुका है। और ईरान की, तेहरान की सड़कों पे अगर कुछ लोग एहतजाज कर रहे हैं तो उस पर पूरी दुनिया में वावेला मचाया जा रहा है। ये डबल स्टैंडर्ड है, ये ह्यूमन राइट्स इदारों का डबल स्टैंडर्ड है, ये उन हुकूमतों का डबल स्टैंडर्ड है जो तेहरान की सड़कों पर अगर 10 लोगों को एहतजाज करते देखते हैं तो उसे पूरी दुनिया का एहतजाज गर्दानते हैं। जबकि पूरा फ़लस्तीन इस वक्त मलबे का ढेर बन गया है, 50,000 से लोग ज़्यादा कत्ल हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चों को 10,000 से ज़्यादा बच्चे मारे गए हैं, लोगों के सरों पे छत नहीं है, लेकिन उस पर पूरी दुनिया खामोश बैठी हुई है। सही इन्होंने बात कही, आपने बार बार फ़लस्तीन पे बड़ा कुछ बोला और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि एक मीडिया में जब दिसंबर से ईरान में ये जब अनरेस्ट चल रहा है, हर मीडिया में ये फैलाया जा रहा है कि जो प्रोटेस्टर्स है वो रजीम चेंज करने की बात कर रहे हैं और वहाँ पे जुल्म किया जा रहा है जो करंट रजीम वहाँ पे है। आपने फ़लस्तीन की बार बार बात की, हिमायत में बात की, किस तरह देखते हैं आप? एक तरफ वो लोग जहाँ पे जो वो पूरा पैलेस्टाइन है वो एक मलबे का ढेर बन गया है, कोई मीडिया उसको अच्छे से कवर नहीं कर पा रहा है, और एक तरफ जो ये प्रोटेस्ट है वो हर नेशनल, इंटरनेशनल, हर मीडिया में छाया हुआ है। देखिए, ईरान की सबसे बड़ी कामयाबी, मैं फ़लस्तीन को लेके काफ़ी सालों से पूरे हिंदुस्तान में हमने औरंगाबाद में, दिल्ली में प्रोटेस्ट किए इज़राइल के ख़िलाफ़। मुझे लगता है सजाद साहब तो करगिल से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं जम्मू कश्मीर का मुझे लगता है वाहिद लीडर हूँ जो फ़लस्तीन की एम्बेसी में गया, उनके एम्बेसडर से मिला और वहाँ हमने जो हो सका वहाँ उनको मदद पहुँचाने की कोशिश की। और हिंदुस्तान में भी गिने चुने लोग होंगे जो फ़लस्तीन के हक में, सपोर्ट में सामने आए होंगे। मैंने बहुत कोशिशें की,
लेकिन बहुत लोगों ने एतराज़ किया या उनको डर था। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि दुनिया में अगर इस वक्त कोई अमेरिका के सामने खड़ा है, चाहे वो चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे ईरान हो, एक चैलेंज दे रहा है अमेरिका को, एक चैलेंज दे रहे हैं ये इजराइल को। और जिस तरीके से खामनाई साहब ने जुर्रत दिखाई और 142, जो मैंने पहले भी जिक्र किया, 142 मुल्क फलस्तीन के स्टेटहुड के सपोर्ट में सामने आए, जो यूएन रेजोल्यूशन जो है रिसेंटली वहां अडॉप्ट हुआ। तो उसमें 142 मुल्क ये कहते हैं कि फलस्तीन के हक में उन्होंने बात की। उसमें रशिया है, उसमें चाइना है, उसमें इंडिया है। तो ये कई सालों से, जैसे सजाद करगिली साहब ने कहा, कई सालों से इजराइल के खिलाफ ईरान लड़ रहा है, अमेरिका के खिलाफ ईरान लड़ रहा है। तो अगर ये महंगाई का प्रोटेस्ट होता तो वहां मस्जिदें कोई शहीद नहीं करता, मस्जिदों को जलाता नहीं। तो एक मुसलमान, चाहे वो सुन्नी हो चाहे वो शिया हो, वो उसका ईमान कैसे इजाजत देगा कि वो अपनी ही मस्जिद को शहीद करे। मैं सुन्नी मुसलमान हूं, हमने हिंदुस्तान में कई शिया हमारे जो भाइयों की मस्जिदें हैं, मैंने नमाज अदा की है। ईद की नमाज मैंने दिल्ली में अदा की है। सजाद करगिली साहब जो हैं ये शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन मेरे जिगरी दोस्त हैं। सियासी हमारी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस तो नहीं कह सकते, सियासी इख्तिलाफात हो सकते हैं। ये करगिल में इलेक्शन लड़ते हैं, मैं जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन हम साथ हैं, हमेशा साथ रहे। तो हमारे में कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो ये अमेरिका और इजराइल मिलकर कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से ईरान को कमजोर करे। तो इसलिए हमने वो आवाज उठाई। जिस तरह बार बार वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो ट्रंप है वो कहते हैं कि मैंने इस मुल्क की जंग रोकी, इस मुल्क की जंग रोकी, मुझे नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। लेकिन आज जब साल की शुरुआत में ही वेनेजुएला का प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लिया गया, ईरान पे अटैक करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, क्या वो ये हमारा जो मुल्क है थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जा सकता है अगर इस तरह की चीज़ें हुई? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अमेरिका को जो सदर मिला है, मुझे लगता है कि अमेरिका को अब किसी दुश्मन की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का नफ्सियाती एक मरीज़ की सी जो पोजीशन है डोनाल्ड ट्रंप की, वो हम अक्सर देख सकते हैं। दुनिया के बड़े बड़े रहनुमाओं की अक्सर व बेशतर तौहीन और तज़हीक करते हुए नज़र आते हैं। अभी हाल ही में मैक्रोन की, हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो उन्होंने नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, काबिल मज़म्मत है, जो कतई हमें मंजूर नहीं है। इसी तरीके से यही अल्फाज उन्होंने कोशिश की आयतुल्लाह ख़ामेनी के हवाले से पेश करी, लेकिन आयतुल्लाह ख़ामेनी ने सरीहन कहा कि जिस तरह फ़िरऔन सरनिगुन हुआ, रज़ा ख़ान और रज़ा पहलवी सरनिगुन हुआ, इसी तरह तुम्हें भी सरनिगुन होना है। तो उनकी डिक्शनरी में ये खौफ, ख़तर चीज़ें नहीं हैं। आपको मालूम होगा जब ये 12 दिनों की जंग चल रही थी तो लोगों ने कहा, पहले तो सैयद हसन नसरुल्लाह जो लबनान में शहीद हुए, उनकी मौत के बाद कहा गया कि अब ख़ामेनी साहब जो है वो बैंकर में चले गए हैं। कुछ दिनों के बाद उन्होंने नमाज जुमा पढ़ी, 30-40 लाख के बीच में आए और 3 घंटे तक वहाँ नमाज जुमा का खुतबा और नमाज जुमा पढ़ के चले गए और लाइव टेलीकास्ट की, हमारे हिंदुस्तानी चैनलों में भी लाइव टेलीकास्ट किया गया, बहुत सारे चैनल्स पे। उसके साथ साथ जब 12 रोज़ा जंग हुई, कहा गया कि ये बंकर में छुप गए हैं, लेकिन हमने देखा मुहर्रम के जुलूस में फिर से सामने आ गए और उन्होंने अपना वजूद का इजहार किया। अभी हाल ही में खबरें आई कि मास्को भाग रहे हैं, ये रूस जो है अपनी फैमिली लेके जा रहे हैं। तो इस तरह ये सोचते हैं कि जिस तरह ये दुनिया की मता में गिरफ़्तार हैं तो ये समझते हैं दूसरे लोग भी है। ऐसा नहीं है बिल्कुल। लोग शहादतों के नाम पे अपने आप को फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम एक सिस्टम के लिए, एक निज़ाम के लिए, हम एक ईमानी ताल्लुक़ के लिए जो है वो हमारी जान उस चीज़ में काम आ रही है। तो ईरान में शहादत को सेलिब्रेट किया जाता है, डरने का कोई ये नहीं है। जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के जो एक बनी हुई थी अमेरिका की साख्त की, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ डेमोक्रेसी पनपती है, हमने देखा कि किस तरीके से ह्यूमन राइट्स के इदारों को उन्होंने इरेलेवेंट बना दिया, यूनाइटेड नेशन को इरेलेवेंट बना दिया। हमने देखा किस तरीके से अब ग्रीनलैंड की वो बात करता है तो यूरोपियन जो ममालिक है उनकी तौहीन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका की बर्बादी के लिए डोनाल्ड ट्रंप ही काफ़ी है, उसको मज़ीद किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक नफ्सियाती मरीज़ है जिसको ये ओहदा मिला है
और अभी इस वक्त ये ताकत के नशे में चूर होकर ऐसे फैसले कर रहा है जो कतई भी तौर पर जो है वो देरपा नहीं होंगे। और जिस तरीके से हमने ये चीज़ें देखी है कि वो हर 10 दिन में उनकी पॉलिसीज़ बदलती है। आपने हाल ही में ईरान और इजराइल की जंग के दौरान देखा कि अनकंडीशनल सरेंडर का उन्होंने ट्वीट किया। फिर आयतुल्लाह खामेनी ने जब उनका जवाब दिया तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने बातचीत की बातें की। तो ये एक नफसियाती मरीज़ है जो इस वक्त इनको मिला है। और ये जो दो लोग एक हिस्टीरिया का शिकार है, पागलपन का, एक नेतन्याहू, एक डोनाल्ड ट्रंप। और मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा एक टाइम है जब मुझे ये लगता है कि ये जो जुल्म है वो अपने आखिरी स्टेज पे है। दुनिया के मुस्तज़फ़ जो मज़लूम ताकतें हैं, कौमें हैं, वो उठ खड़ी होंगी और इनका मुकाबला करेंगी। और देर या सवेर सभी लोगों को ये शऊर आएगा कि इनके ख़िलाफ़ लड़े बिना कोई चारा नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से दुनिया को ये वन वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ ले जा रहे हैं, दुनिया के जितने भी लोग हैं उनकी ख़ुद मुख्तारी को ये कुचल रहा है, मुझे लगता है इसके मुकाबले में। और हैरत होती है उन इस्लामिक कंट्रीज़ के ऊपर। हमने देखा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और वो आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ है, वो नोबल पीस प्राइज़ के लिए वो जाके वाशिंगटन में उनके साथ शामिल हो रहे थे। ये मुझे लगता है वहाँ के अवाम को भी उठ खड़े होकर इनकी मजम्मत करनी चाहिए। और उन पर भी लानत है, डोनाल्ड ट्रंप पर भी और नेतन्याहू पर भी, और जो उनके लिए नोबल मांग रहे हैं उन पर भी लानत है। तो ये एक चीज़ है जो इस मुस्लिम कौमें जो हैं इन प्रॉब्लम्स से झेल रही हैं। और नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के हुकूमत में आने के बाद एक चीज़ बहुत जो अच्छी चीज़ हुई है वो ये हुई है कि लोगों को जो हिपोक्रेट्स लोग हैं मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी, मुस्लिम नेशंस के अंदर भी, जो मुनाफिकीन छुपे हुए हैं, उनका असली चेहरा लोगों के सामने आ रहा है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो नेतन्याहू, जो ट्रंप है, वो इंटरनेशनल कानूनों को वायलेट कर रहे हैं, यूएन की बात नहीं सुन रहे हैं। और ऐसे में खदशात ये है कि अगर ये ईरान को छेड़छाड़ करते हैं, हमला करते हैं, तो उनकी हिमायत में चाइना आ सकता है, रशिया आ सकता है, और ऐसे ऐसे थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ वो दुनिया जा सकती है। तो किस तरह देखते हैं इन चीज़ों को आप? और देखिए, और किस तरह बाकी कंट्री को इंटरवीन करना चाहिए? इन जो दो पागल लोग हैं इनको निकालना चाहिए। देखिए, अमेरिका में आज वहाँ भी क्राइसिस हैं, वहाँ भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं ट्रंप के खिलाफ। और हमने देखा जिस तरीके से ट्रंप जो है, मुझे लगता है कि वो जब से बने हैं तब से पागल हो गए हैं। और अगर आप उनकी हिपोक्रेसी देखें कि अगर वो वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है उनको किडनैप करके अरेस्ट करके ले जा रहे हैं, वहां स्ट्राइक उन्होंने की, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो भी पागल हैं। क्योंकि पाकिस्तान भी एक फेल्ड मुल्क है जहां आटे की भीख मांगते हैं वो लोग, और वो कहते हैं कि भाई ट्रंप को जो है नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। एक तरफ से ट्रंप और नेतन्याहू जो है इजराइल के बच्चों पे जुल्म कर रहे हैं, कत्लेआम हो रहा है वहां, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। जहां वो वेनेजुएला में जो है स्ट्राइक्स कर रहे हैं और वहां के प्रेसिडेंट को किडनैप करके अरेस्ट करके अमेरिका ले जाते हैं। तो इसलिए इनकी हिपोक्रेसी यहां एक्सपोज होती है। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, जो ईरान में आज जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है, वो कोई महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं है। अगर महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट होते वो अंदरूनी मामला है। हिंदुस्तान में भी महंगाई है, पाकिस्तान में भी महंगाई है, बहुत से जगहों पे जो है महंगाई होती है, कभी उतरती है कभी चढ़ती है, लेकिन वो अंदरूनी मामले हैं। मुल्क रिजॉल्व करता है, लोगों से बात करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। लेकिन जो मस्जिदों पे अटैक हो रहे हैं, जो मस्जिदों को जलाया जा रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि इसके पीछे ये कोई मुझे लगता है प्राइस राइज की प्रोटेस्ट नहीं है, ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है बैक्ड बाय इजराइल एंड अमेरिका। जो ट्रंप जो है फेल हो गया है, क्योंकि उसको चाहिए कि भाई मुझे नोबेल पीस प्राइज मिले, लेकिन कैसे मिलेगा? एक तरफ से आप जुल्म कर रहे हैं फलस्तीन के लोगों पे। गाजा में आपने 3-4 महीने जो है उन बच्चों को राशन से महरूम रखा, वो ना खा पाए, ना उनको पानी आपने दिला पाए, कितने रिलीफ वहां उनको ब्लॉक कर दिया आपने। तो इसलिए जो जुल्म आपने वहां किया फलस्तीन पे, आपके चेहरे पे एक मुझे लगता है सबसे बड़ा स्लैब पूरी दुनिया के 142 मुल्कों ने मारा। उस वक्त जब यूएन में जो है आपको सपोर्ट मिली, फलस्तीन के लोगों को सपोर्ट मिली, तो ट्रंप और नेतन्याहू एक्सपोज हो गए पूरी दुनिया में। इसलिए फ्रस्ट्रेशन में वो आज ईरान में डिस्टर्बेंस, क्योंकि ईरान ने जो
एक्सपोज किया नेतन्याहू को और ट्रंप को पूरी दुनिया के सामने, और जो 142 मुल्क फलस्तीन की हिमायत के लिए तैयार हो गए, तो इसलिए जो है फ्रस्ट्रेट हो गए और आज वो ईरान में जो है वो अनरेस्ट कर रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक किया, वो इनडायरेक्टली वो चाइना को थ्रेट थी, क्योंकि चाइना की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। और अब जब ईरान पे अटैक करने की कोशिश की जा रही है इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, वो डायरेक्टली रशिया या चाइना के साथ, और इंडिया को बार बार ये डिफेम किया जा रहा है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, वो पूरे इंडिया को डिफेम किया जा रहा है क्योंकि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। अब इन कंट्रियों से छेड़छाड़ करने के बाद क्या आपको लगता है कि वर्ल्ड वार की शुरुआत हो सकती है? और दूसरी बात ये कि कैसे सारे मुल्क मिलके इन दो पागलों को निकालें? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि स्ट्रीट ऑफ हुर्मुज़ था, जहाँ से आपको यूरोप के लिए पूरी सप्लाई जाती है, ट्रेड। और अब चूँकि वेनेजुएला पे पूरा कंट्रोल हासिल करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप, और ग्रीनलैंड की बात करने के बाद, एक तरफ यूरोप और एक तरफ वेनेजुएला पे कंट्रोल के बाद चाइना और रशिया के लिए ईरान एक ऐसा मुल्क बचा है जिसका फाल न होना इन दोनों मुल्कों की ज़रूरत बन चुकी है। और न सिर्फ चाइना एंड रशिया, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता बिलफर्ज मान ले, पहले तो ये चीज़ें होंगी नहीं, और अगर हो भी गया ईरान में, तो इसमें डायरेक्ट कंट्रोल अमेरिका का होगा और इसमें डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो इज़राइल का होगा। इज़राइल का डायरेक्ट कंट्रोल होना मतलब ये कि जो हमारे हमसाया ममालिक हैं, जिसमें पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है, और भी जो ममालिक हैं, और अरब ममालिक के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट उनके एग्जिस्टेंस के लिए बच रहेगा। और जो सो कॉल्ड हुकूमतें बनी हुई हैं अरब कंट्रीज़ के अंदर भी, और उर्दुगान भी इनका अगला टारगेट होगा। और उसके साथ साथ रशिया और चाइना, उनको भी एक डायरेक्ट थ्रेट होगा, क्योंकि अब ये मान लेना चाहिए कि ईरान एक ऐसी चीज़ है, अल्लामा इकबाल ने कहा था बहुत पहले जब ईरान में इनकलाब नहीं था, कि तेहरान हो घर आलम मशरिक़ का जिनीवा, शायद कि कुर्र अर्ज़ की तकदीर बदल जाए। अगर ईरान बचता है और ईरान एक बार फिर अमेरिका को शिकस्त देने में कामयाब रहता है, तो ये दुनिया तीसरे जंग की तरफ नहीं जाएगी। और अगर ईरान में कुछ फाल होता है तो मुझे लगता है कि तीसरी जंग को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, तीसरी आलमी जंग को। जहाँ तक नेतन्याहू और ट्रंप को यहाँ से भगाने का ताल्लुक़ है, नेतन्याहू इस वक्त डेस्परेट है, पागल है, कि क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका में मुजाहरे हो रहे हैं उसी तरह इजराइल में भी मुजाहरे हो रहे हैं, और ये एक करप्शन के केसेस में फंसा हुआ है। अगर ये जंग नहीं होती है तो नेतन्याहू को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में शायद इस बार इजराइल में भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसमें नेतन्याहू को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा ये कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, नेतन्याहू के जेल जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के अंदर भी अमेरिकी अवाम में एक बहुत बड़ा गुस्सा पाया जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप को सबक जहाँ तक सिखाने की बात है, उसके लिए अमेरिकी अवाम ही काफ़ी है, जहाँ लोगों के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा है। अमेरिकी पॉलिटिक्स और इजरायली पॉलिटिक्स को ज़ियोनिस्ट लॉबी ने कैप्चर किया हुआ है, जिस वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। तो मुझे लगता है इस वक्त ईरान का बचना जो है, न सिर्फ ईरान की ज़रूरत है, बल्कि इस वस्ती एशियाई जो एशियन कंट्रीज़ और मिडल ईस्ट के अंदर जो कंट्रीज़ है, वेस्ट एशियन कंट्रीज़ की ज़रूरत बन चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ सलमान निज़ामी थे, जो सीनियर नेता हैं, और सजाद करगिली जो करगिल से हैं और हर मुद्दे पे बोलते हैं। लेकिन बात ये करेंगे कि जिस तरह से इजराइल पीएम नेतन्याहू और ट्रंप जिस तरह से पागलपंती का शिकार हो रहे हैं और पूरे वर्ल्ड को वर्ल्ड वार III की तरफ धकेल रहे हैं, क्योंकि ट्रंप हमेशा प्लीज़ करना चाहते हैं इजराइल पीएम को, याहू को। जिस तरह से एप्स्टीन फाइल का आपने सुना होगा, पिछले साल जब वो फाइल का वायरल हुए और ट्रंप के फ़ोटोज़ वायरल हुए, उसमें अमेरिका में बहुत गुस्सा है ट्रंप के ख़िलाफ़ और नेतन्याहू के ख़िलाफ़ इजराइल में गुस्सा है। लेकिन उन सब चीज़ों को वेस्टर्न मीडिया छुपा रहा है। और जिस तरह से ईरान में प्रोटेस्ट को वायरल किया गया, उन खबरों को वायरल किया गया, एंटी रिजीम चेंज जो प्रोटेस्ट चल रहा है उनको नाम दिया गया। और बार बार आप हर खबर अगर खोलेंगे, सोशल मीडिया पोस्ट खोलेंगे, हर जगह आपको ईरान की खबर दिखेगी कि प्रोटेस्टर्स ईरान के ख़िलाफ़ है। लेकिन असल में अमेरिका में प्रोटेस्ट चलता है, इजराइल में प्रोटेस्ट चलता है, उसकी खबर बाहर नहीं निकाली जा रही है। लेकिन अगर ट्रंप और इजराइल ईरान पर अटैक करते हैं, वो तो वर्ल्ड वार III की तरफ
मुल्क को धकेल सकते हैं, लेकिन इनको किस तरह रोका जाए, पूरे लोग इस सब पे सोच विचार कर रहे हैं। आप इन दोनों को किस तरह देखते हैं, और आप क्या मानते हैं कि जो ट्रंप दावे कर रहे हैं कि मुझे नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए, मैंने हर मुल्क की जंग रोकने में मदद की है, उसको किस तरह देखते हैं? और इन जो सलमान निज़ामी और सजाद करगिली ने कमेंट्स किए, क्या कुछ बातचीत की, इस पे आपका क्या सोच विचार है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।